तो आज की सीरीज के अंदर मैं बातचीत करने वाला हूं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के डिटेल सॉल्यूशन, और वो भी वन शॉट के अंदर। यानी आपके क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए एक्सरसाइजेस के फॉर्म में, वो आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। अब देखो यार, क्वेश्चंस हालांकि बहुत सारे, अगर इन सभी क्वेश्चंस को करने बैठेंगे तो इट वुड कॉस्ट समवेयर अराउंड 3 to 4 आवर्स। लेकिन अपने पास जो टाइम है वो थोड़ा लिमिटेड है, तो लेट अस डू वन थिंग कि उन सेलेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं जो आपके एग्जाम में रेप्लिकेट होने के मैक्सिमम चांसेस रखते हैं। तो भाई ये पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को कवर करेगा। हेलो वॉरियर्स, क्या हाल चाल? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का दिया गया कि आप इनमें से जस्टिफाई करिए कि कौन सा जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। अब यार ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास मंथ 12 होते हैं और उनमें से केवल कुछ ही ऐसे मंथ होते हैं जिनके फर्स्ट अल्फाबेट जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि जून, जुलाई। अब ये 2 मंथ की बात करूं तो ये जे से स्टार्ट होता है। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? अगर आप मेरे से पूछोगे किसी भी और से, तो ये यूनिवर्सली ट्रूथ होगा, यानी ये 100% हर एक रिस्पॉन्सेस सेम आएंगे। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ कलेक्शन ऑफ सेट। तो जवाब हो जाएगा यस। बात कर लेते दूसरे की, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब यार टैलेंटेड राइटर्स तो हर एक पर्सन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इट में भी कि मेरे हिसाब से चेतन भगत है, आपके हिसाब से कोई और हो सकता है, दूसरे के हिसाब से कोई और हो सकता है। तो जहां पे चॉइसेस की बात आ जाती है, वहां पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं होता है और ये एक सेट नहीं बना पाएगा। चलिए जी बात कर लेते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। तो सेट की वेल डिफाइंड वाली बात को अगर समझा जाए तो ये कहता है कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि यूनिवर्सली ट्रुथ हो। अगर आप मेरे से पूछो या किसी और से, हर एक पर्सन टू पर्सन का जो रिस्पॉन्स अगर सेम आ रहा है, वेल डिफाइंड मतलब हो जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। जहां पे चॉइस आ जाती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एंड इन द सेम केस हमारे पास कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, वो हमारे हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब यार चाहे जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपके क्लास के अंदर बॉयज की जो संख्या वो लिमिटेड होगी, उनके नाम आप जानते होंगे। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी वेल डिफाइंड, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए उसका जो क्लास का बॉयज की संख्या वो वेल डिफाइंड है। दिस इज वाई मैं बोलूंगा कि सेट बनाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से नीचे वाले कितने नेचुरल नंबर है? तो 1 से लेकर 99 वाले सारे। दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, तो इट मेक अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब यार ये जो ऑथर है अपनी लाइफ में कितने नॉवेल लिख के गए हैं, ये दिस इज द वेल डिफाइंड, ये फिक्स है। तो यस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मेक अ सेट। बात कर लेते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जितने भी इवन इंटीजर, इनके कलेक्शन को देखा जाए तो वो भी एक वेल डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है या रूल लगा दिया कि वो इंटीजर होना चाहिए और इवन होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मेक अ सेट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड को छोड़कर बाकी सारे सेट बना रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि अपने पास एक सेट ए दिया गया है, आपको ये सिंबल जो है यानी आपके पास बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा इंसर्ट करना है। क्या 5 जो है सेट ए का एलिमेंट है? यस सर, तो बिलोंग्स टू। 8 जो है इसका एलिमेंट है, नॉट बिलोंग्स टू। 0 जो है इसका एलिमेंट है, नॉट बिलोंग्स टू। 4 जो है इसका एलिमेंट है, भैया बिलोंग्स टू। 2 क्या इसका एक एलिमेंट है? बिलोंग्स टू। 10 क्या इसका एलिमेंट है? नॉट बिलोंग्स टू। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 है, ये बहुत ज्यादा आसान बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। कि भैया ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, इसका रोस्टर फॉर्म बनाइए। अब हमें आउटपुट के तौर पे एक्स निकालना, और क्लियरली देखो 2 आपके कंडीशन दी गई है। पहली बात तो एक्स एक इंटीजर होना चाहिए और -3 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो भैया अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म के तौर पे लिखे तो -3 पे तो इंक्लूड है भाई, तो -3 को इंक्लूड करते हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां पे क्या मैं 7 को इंक्लूड करूंगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 7 से छोटा चाहिए पर नो इक्वालिटी साइन। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बोला कि x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो भैया हमारे पास 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। होपफुली कि जब ये सेम आप लॉजिक बाकी के पार्ट में लगाओगे तो ये हो जाएगा कि भैया x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8।
कोई ऐसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर जिनके डिजिट सम 8 के बराबर आता है। अब मैं कॉमन सेंस की बात करता हूं कि भाई 2 डिजिट का नंबर जिसका डिजिट सम 8 आता तो मैं सबसे छोटे नंबर 1 से स्टार्ट करता। भाई 1 का पेयर अगर मैं 7 के साथ करता तो 8 आ जाता। भैया 2 का पेयर 6 के साथ करता तो 8 आता। 3 का पेयर अगर मैं 5 के साथ करता यानी 35 तो ये भी 8 दे देता। 4 का पेयर 4 के साथ करता 8 दे देता। भैया इसके बाद से 5 का पेयर 3 के साथ करता ये भी 8 देता। 6 का पेयर 2 के साथ करता 8 देता। 6 के बाद 7 का पेयर 1 के साथ करता 8 देता। अब 8,0 हो नहीं सकता कि भैया 8,0 हो सकता, भैया ये भी हो सकता है क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है। तो हमारे पास ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो उम्मीद है कि थर्ड वाले का जवाब आपको निकल चुका होगा। मैं चाहता हूं कि बाकी के रिमेनिंग ये 3 पार्ट जो है ये खुद से आप एक बार ट्राई करो और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करना। हालांकि अगर हर एक छोटे छोटे सब पार्ट पे अगर हम यहां पे काम करेंगे तो ये सेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड तो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मैं एक आध दो सवाल ऐसे कराता हूं जिसमें लॉजिक बहुत स्ट्रांग होगा कि मैं सेट बिल्डर फॉर्म कहता है कि आपको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि लेट्स से कि मैं इसमें से किसी एक रैंडम को पिक करता हूं, ये 5th वाला पिक कर लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि ये हमारे पास आउटपुट जो देगा वो लेट्स से देता है x के बराबर देगा। तो कह रहा है हमारे पास x की वैल्यू तो आउटपुट के तौर पे आएगी, लेकिन किस लिए भाई? क्योंकि हमारे पास x जो है क्या वो एक नेचुरल नंबर है? भैया हो सकता है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि a मेरा एक नेचुरल नंबर है, a मेरा एक नेचुरल नंबर है और a का जो स्क्वायर है वो x की वैल्यू दे रहा है। तीसरी कंडीशन कि भाई मुझे टिल 100 तक चाहिए, टिल 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो भाई a की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए। ये बात देखिएगा, ये 3 कंडीशन मैंने लगाए हुए। अगर आप देखो तो मैं आउटपुट में क्या निकाल रहा हूं? x की वैल्यू निकाल रहा हूं। आउटपुट में क्या निकाल रहा हूं? x की वैल्यू। लेकिन कंडीशन पे किस पे लग गई भाई? कंडीशन सारे लगाए a के ऊपर। अब a क्या है? एक नेचुरल नंबर है और a का स्क्वायर जो होगा वो x को निकालेगा और x हमारा आउटपुट है, जहां पे a जो है 10 से छोटा है भाई और 10 के बराबर भी है। अब देखो मैं नेचुरल नंबर रखता हूं सारे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बिल्ड भैया टिल 10, 10 का स्क्वायर टिल 100। तो उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक समझ में आएगा कि यू हैव टू बिल्ड अ रूल। अब रूल चाहे जितने भी लगाओ, आपको यहां पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, यू कैन अप्लाई ऑल द रूल्स। तो उम्मीद है क्वेश्चन 4 के पीछे लॉजिक आप लोगों ने डिकोड किया होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट्स। भाई चूंकि सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, इसके हमें एलिमेंट्स बनाने, तो दिस इज गोइंग टू बी सुपर इजी। थोड़ा क्रिटिकल जो लगेगा उसको सॉल्व करते हैं। चलिए भाई इसको देखते हैं कि x इज अ इंटीजर -1/2 से लेकर 9/2। -1/2 का मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास माइनस के 0.5 से आगे और ये 4.5 इसके बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं वो आपको नोट करना है। तो भैया इससे पहला इंटीजर जो इसके बीच में आता है दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये इंटीजर आ जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी फाइनल आंसर। दिस इज गोइंग टू बी फाइनल आंसर। अब कह रहा है कि आपको ये वाला पोर्शन, आई थिंक जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उस पर हम काम करने वाले हैं, कि भाई 4th वाला करा दो कि x एक लेटर है जिसमें वर्ड लॉयल से मिलके बना है। आपको पता है कि सेट के जो आपके एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी अगर कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है तो सेट के अंदर वो केवल 1 बार लिखा जाएगा क्योंकि एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। तो भैया मैं शुरुआत करता हूं यहां पे सबसे पहले l के साथ, तो l हो गया, फिर o के साथ, फिर y के साथ, फिर a के साथ। क्या l मैं दोबारा नोट करूंगा तो जवाब है बिग नो, यानी मेरे पास सेट कुछ ऐसा बना लेगा। होपफुली ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। ये आसान होगा, 1 2 3 6। अब भाई पढ़ते हैं कि x एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर्स ऑफ 6 है। बहुत बढ़िया, कि 6 के डिवाइजर का मतलब 6 के हमारे पास देखा जाए तो 6 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर, तो भैया दूसरे के साथ मैच कर जाएगा, ये दूसरे के साथ मैच कर जाएगा। x एक ऑड नेचुरल नंबर है लेकिन 10 से छोटा है भाई, ऑड नेचुरल नंबर और 10 से छोटा, तो भैया ये मैच कर रहा है हमारे पास आखिरी वाले के साथ। फिर कह रहा है कि भाई हमारे पास x एक नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6 है। भाई हमारे पास नेचुरल नंबर चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 चाहिए, तो भाई 6 से डिवाइड होने वाले, यानी हमारे पास चला जाएगा पहला वाला c के साथ, तो अल्टीमेटली मैथमेटिक्स वाला बचेगा वो d के साथ जाएगा क्योंकि लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो दिस वाज अ क्वाइट इजी जो कि आप लोगों ने कर लिया होगा। एक्सरसाइज आपका जो 1.1 था वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 पे जंप करते हैं और वापस से वही पुरानी बातें कि भाई अभी तक हम सेट को कैसे क्लासिफाई कर रहे थे, सॉरी डिफाइन कैसे कर रहे थे, उसका फॉर्मेट क्या क्या होता था, कि रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। अब बारी आती है सेट को क्लासिफाई करने की। तो कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज द नल सेट। नल सेट का मतलब होता है कि भाई जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट
जिसको एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं बेटा। चलिए भाई, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से आपके ऑड नेचुरल नंबर है। अब यार ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो भैया ये तो जवाब हो जाएगा यस। यस, दिस इज गोइंग टू बी एम्प्टी सेट, क्योंकि कुछ भी नहीं निकलेगा बॉस। ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो कि ऑड नेचुरल नंबर हो और 2 से डिवाइड हो। भाई 2 से डिवाइड होने वाले नंबर सारे इवन होते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, भैया इवन प्राइम नंबर 2 होता है, मतलब ये तो नहीं होगा भाई, इसमें एक एलिमेंट आ गया, मतलब ये एम्प्टी तो नहीं है। अब कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से क्या है दोस्त, छोटा है और 7 से बड़ा है। ऐसा कुछ भी भैया नंबर नहीं होगा जो 5 से बड़ा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, एक साथ दोनों कंडीशन हो, नेचुरल नंबर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, भैया ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में कॉमन इम्पॉसिबल, दो वो भी पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन इम्पॉसिबल, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट होंगे ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, भैया फाइनाइट का मतलब आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर पाओ, तो फाइनाइट जिसकी कार्डिनलिटी एग्जिस्ट कर रही है वो फाइनाइट, जिसकी कार्डिनलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है इनफाइनाइट। भाई द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, भैया ये फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट होगा क्योंकि 12 मंथ होते हैं। एक से लेकर डैश डैश डैश, मतलब ये इलिप्सिस लगा हुआ, मतलब इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट टर्म्स। 1 से लेकर 100 मतलब फाइनाइट, जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर पाओ, फाइनाइट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब इनफाइनाइट आपकी क्या कहलाएगी दोस्त, इनफाइनाइट टाइप का ये सेट कहलाएगा। ठीक है भाई। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये डिफाइंड है भाई, ये डिफाइंड है, मतलब ये फाइनाइट है। चलो जी, अब आ जाते हैं कि भैया क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं बेटा। तो बोला है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन बन सकते हैं, ये लो भाई, खींचते रहो, खत्म ही नहीं होगा, मतलब ये तो भैया फाइनाइट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये फाइनाइट है भैया, इंग्लिश के अल्फाबेट में जो सेट के लेटर्स के सेट है वो फाइनाइट है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल इनफाइनाइट सारे हो सकते हैं, क्योंकि 5 से स्टार्ट होता है, 5 10 15 20 25 30 35 40, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम बहुत सारे काउंटेबल नहीं है, तो भैया वो इनफाइनाइट के अंदर आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, दो सेट को इक्वल सेट बोलते हैं अगर उसमें आपके एलिमेंट्स सेम टू सेम आ रहे हैं और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सेट बी। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो ए बी सी डी, भाई ए बी सी डी, भैया ये हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, यस, जवाब लिख दो भाई, यस ये हो जाएगा बॉस। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर कुछ भी लिखा हो, ऑर्डर कुछ भी लिखा हो, हमारे पास आइडियली एलिमेंट्स दोनों में मैच कर रहे हैं। 4 8 12 16, 4 8 12, भैया 12 नहीं है, मतलब नो नो, ये भाई सेम एलिमेंट नहीं रखा हुआ है दोनों में। चलो भाई 2 4 6 8 10, और बी कह रहा है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है और 10 से छोटा, 10 से छोटा वाले पॉजिटिव इंटीजर भाई मैच कर रहा है, सेम एकदम मैच कर रहा है सर। 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स बोला है, 10 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होता है 2 4 6 8 एंड 10। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और 10 15 नहीं सर, ये नो, क्योंकि 15 वाला 10 के मल्टीपल में नहीं आता है, तो जवाब हो जाएगा नो। होपफुली आप ये बात समझ पा रहे हो। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, भैया इक्वल तभी होते हैं जब उनके आउटकम सेम होते हैं, मतलब सेम एलिमेंट को कंटेन करता है। ये 2 3, भी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा -2 एंड -3। चेक करना ये आएगा क्या, यस भैया, इसका -2 और -3 आएगा तो नॉट सेम, तो लिख देता हूं सीधे सीधे नो, बॉस ये नहीं होगा। अच्छा जी, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, भाई अगर फॉलो के लेटर्स देखा जाए तो डिस्टिंक्ट ही लिखना है अपन को, तो एक एफ लिख लेता हूं, ओ लिख लेता हूं, एल 2 बार तो एक ही बार लिखूंगा, ओ हो चुका है, और डब्ल्यू ये हो सकता है। इसके डिस्टिंक्ट लिखूंगा तो WOLF, मैच कर रहा है क्या, देखना मैच कर रहा है क्या, किसी भी ऑर्डर में मैच करना चाहिए, एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, तो जवाब हो जाएगा यस सर, ये अपने सेम आपके एलिमेंट क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल सेट हो जाएंगे। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट, तो ये मेरे हिसाब से आप आइडेंटिफाई करना आसान हो चुका है, क्योंकि इक्वल सेट का मीनिंग हमें क्लियर है कि आपके दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूं, सेम होना चाहिए और आपस में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। चलिए तो 5 आसान था, 6 वाज द सुपर इजी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं बेटा। एक्सरसाइज 1.3 पे आ चुके हैं और ये और आसान होने वाला है। बोला कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल
कि बिल सबसेट या नॉट द सबसेट। भाई सबसेट का मतलब होता है कि हमारे पास कोई सेट दिया गया है, अगर उसी के एलिमेंट को यूज करके कोई नया सेट बना लिया गया हो तो सबसेट कहलाएगा। क्या 2 3 4 इसके एलिमेंट्स में बिलोंग कर रहे हैं और सेट उसी से, तो मैं बोलूंगा कि यस दिस इज द प्रॉपर सबसेट। ए बी सी क्या यहां से है, तो जवाब है नो सर, तो मैंने काट दिया भाई, मैंने इसको कट कर दिया, देख लीजिए नो, नो मतलब कट कर दिया क्योंकि ए नहीं है सर यहां से। एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल और एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यार ये होगा ऑब्वियस ही बात है कि स्कूल के अंदर ही तो क्लास 11th आएगा सर, स्कूल के अंदर ही तो क्लास 11th आएगा। एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, X is the circle in the same plane with radius 1 unit, ये नहीं आएगा सर, क्योंकि एक प्लेन के अंदर चाहे जितने भी सर्किल बना लो उसमें से कुछ ही सर्किल होंगे जो 1 यूनिट के होंगे भाई। तो कह रहे 1 यूनिट आपने फिक्स कर दिया और प्लेन में बहुत सारे दिखा रहे हो, मतलब बाहर से भी उठा ले रहे हो, किसी भी रेडियस का उठा ले रहे हो, ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उल्टा ट्रू नहीं होता सर। X इज अ ट्रायंगल इन प्लेन, X इज रेक्टेंगल इन प्लेन, भाई ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल आपस में कभी भी सेम तो होंगे नहीं। X इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन, X इज ट्रायंगल इन सेम प्लेन, भाई ये हो सकता है क्योंकि जितने भी तरीके के ट्रायंगल बनाए जाते हैं उनमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल को फिल्टर आउट करना आसान है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही तो पार्ट है। X इज इवन नेचुरल नंबर और X इज इंटीजर, भाई ये भी बिलोंग करेगा क्योंकि जितने भी इंटीजर होते हैं उसी में से इवन नेचुरल नंबर को उठाया जा सकता है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी, कब मैं लिखूंगा कि दिस इज द प्रॉपर सबसेट या नॉट अ प्रॉपर सबसेट। तो पार्ट 1 वाज सुपर इजी, पार्ट 2 पे चलते हैं। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, क्या ए बी जो है इसके अंदर से उठाया गया, नॉट लिखा मतलब ये गलत है भाई, होना चाहिए यस होना चाहिए था सर लेकिन गलत है। हालांकि अगर ये मान लो प्रॉपर सबसेट का साइन लगाता तो सही जवाब देते, पर ये फॉल्स है बॉस, तो मैं इसमें लिख देता हूं एफ, एफ का मतलब फॉल्स है, ये ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए था। ए जो है वो एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू, उसी में से उठाया गया है, तो जवाब है सर ये ट्रू है, उसी में से उठाया गया सर। 1 2 3 क्या है 1 3 5 में से सर नो, तो जवाब है फॉल्स। अब मेरे पास सर 2 जो है वो इसके अंदर से नहीं है, मतलब नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ए जो है क्या इसके अंदर से उठाया गया है, तो भैया ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू। ए जो है क्या ए बी सी के अंदर से, ये रिपीट क्यों किया है, ओके 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 वेट 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 वेट, बहुत खूबसूरती से फ्रेम किया भाई। ये जो है बात ये कह रहा है कि ए जो है इज द सब प्रॉपर सबसेट ऑफ एबीसी, ये तो ट्रू है, लेकिन क्या ये एलिमेंट जो है, ये कह रहा है बिलोंग्स का मतलब एलिमेंट, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है अंदर, भाई ए तो है लेकिन कर्ली ब्रेसेस ऑफ ए नहीं है, बाहर जो पूछ रहा है वो एलिमेंट कह रहा है, तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट है इसके अंदर, ऐसे तो नहीं है ना ए, देखना ऐसा तो नहीं बेटा, अगर ऐसा रहता तो मैं कहता होता, तो भाई ये फॉल्स हो जाएगा। देख रहे हो कितना चालाकी से खेल गया कि एलिमेंट ए ना बोल के बोला कि एक सेट ए जो है क्या इसके एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, भाई एक सिंगल सिंगल केवल एलिमेंट है ना कि अंदर सेट है, अंदर सेट होता तब निकाल सकते थे एज एलिमेंट। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 और प्रॉपर सबसेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, भाई 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर, यस दिस इज गोइंग टू बी सुपर ट्रू, ये दिस इज गोइंग टू बी सुपर ट्रू। होपफुली ये चीजें बहुत आसान होंगी बेटा। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे कि ए आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सा इनकरेक्ट है कि 3 और 4 जो है वो सेट ए से उठाया गया, भैया यस उठाया गया, सेट 4 से उठाया गया, लेकिन सर एज अ एलिमेंट उठाया गया है, तो ये लिख दूंगा फॉल्स है। आप देख रहे हो बेटा 3 और 4 जो है वो एज अ एलिमेंट उठाया गया। सेट के लिए क्या करते बेटा कि जो भी एलिमेंट आप उठाते हो उसके बाहर एक कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, तब वो सेट बनाता है। तुम चाहे जितनी भी एलिमेंट उठा लो, ऑब्वियस बात अगर उसका सेट बनाना है तो उसके बाहर एक कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, तो अगर इसके बाहर एक कर्ली ब्रेसेस होता ना तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक एलिमेंट को कह रहे हो कि ये प्रॉपर सेट है, एलिमेंट कब से सेट बनने लगा। 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए, यस सर ये ट्रू है, पूरी तरीके से ट्रू है। 3,4 का सेट इज यस, ये पूरी तरीके से ट्रू है बॉस, क्योंकि देखो एलिमेंट का सेट बनाया हुआ है। 1 क्या एक एलिमेंट है, 1 सेपरेट है, यस जवाब है यस सर ट्रू है। 1 क्या सेट है ए का, भैया एलिमेंट कभी भी सेट नहीं होता, एलिमेंट को अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालते तब ये ट्रू होता सर। 1 2 5 यस दिस इज द यस, ये ट्रू है, ये ट्रू है बॉस। और देखो भाई 1 2 5 एलिमेंट्स है, फॉल्स, एलिमेंट नहीं है सर, क्योंकि एलिमेंट आपके पास ये लगा दिया सर कर्ली ब्रेसेस, मतलब सेट कभी एलिमेंट हो सकता है क्या, बेस सेट थोड़ा एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है सेट के अंदर का, तो ये फॉल्स है। आप ये छोटी छोटी बारीकियां समझेगा। 1 2 3 जो है वो प्रॉपर नहीं सर, 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं, मतलब फॉल्स। 3 देखो वो सेपरेटेड नहीं है, 3 4 ये एक बकायदा एलिमेंट है कंबाइंड।
फाइव इज एलिमेंट ऑफ ए, ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, कह रहा है कि कुछ भी नहीं, ए का एलिमेंट है। हाँ बिल्कुल सही सर, अगर मान लो कि इस ए में से अगर देखो तो मैं कुछ भी ना ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं, तो ये भी पूरी तरीके से वैलिड है सर, ये पूरी तरीके से ट्रू है कि हर एक सेट का 5 तो एलिमेंट होता ही है ना यार। हर एक सेट में अगर कुछ भी उठाने का मन नहीं है मत लो, तो एलिमेंट हो जो हो ही गया। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, सारे सबसेट उठाने भाई। तो सबसेट कहता है कि इसके अंदर के जितने एलिमेंट होते हैं ना उसको पिक कर लो और उसका सेट बना दो। तो मैं कुछ भी ना उठाऊं और ये उठा लूं, ये मेरा सबसेट हो गया। सबसेट के लिए मैं ये लगा दिया भाई। उम्मीद है कि आपको पहला समझ में होगा। भैया मैं कुछ भी नहीं उठाना चाहता, मैं केवल ए उठाना चाहता हूं, मैं केवल ए उठाना चाहता हूं, मैं केवल बी उठाना चाहता हूं, और मैं ए और बी दोनों उठाना चाहता हूं। ये 4 तरीके हो गए। उम्मीद है कि सबसेट समझ में आएगा बेटा। और इसका भी बाकायदा क्या करो बेटा, एक कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर दो। बात समझ में आई? इसमें आते हैं, मैं कुछ भी नहीं उठाना चाहता हूं, मैं अकेले 1 का सेट बनाना चाहता हूं, अकेले 2 का सेट बनाना चाहता हूं, अकेले 3 का सेट बनाना चाहता हूं, मैं 1 और 2 दोनों का सेट बनाना चाहता हूं, मैं 1 और 3 दोनों का सेट बनाना चाहता हूं, मैं 2 और 3 का सेट बनाना चाहता हूं। और इन सभी को एक बड़े कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर दो क्योंकि सबसेट लिखना है। 5 ऑब्वियस ही बात है कि 5 में से कुछ भी नहीं है भाई, इसका क्या सबसेट बनेगा? क्या 5 कुछ भी नहीं मतलब कोई सबसेट बनेगा? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसकी रीजनिंग आप लोग चैट में जरूर लिखना कि क्या भैया ये हमारे पास कोई सबसेट देगा। कह रहा है कि 5 इज एन एलिमेंट, ये सेट भी नहीं है। कह रहा है कि ऐसे ऐसे बोला है कि जब कुछ दिया ही नहीं तो तुम उठाओगे क्या भाई? उठाओगे क्या? 5 उठा लोगे या नहीं? कुछ भी नहीं दिया तो कुछ भी नहीं उठाएंगे, मतलब एटलीस्ट एक चीज तो अब उठा पा रहे हो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते कि राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। इंटरवल के तौर पे लिखना भाई कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4 से 6 के बीच में है। तो भैया इसको इंटरवल के तौर पे देखो कैसे लिखेंगे। ये रहेगा नंबर लाइन, -4 यहां पे रहेगा, प्लस का 6 यहां पे रहेगा, और ऊपर इंटरवल का मतलब होता है कि आपको एक डार्क लाइन ले जानी है जो कि -4 से 6 के बीच में। पर प्रॉब्लम क्या है कि 4 को इंक्लूड नहीं किया गया तो यहां पे होल लगा दोगे यानी ओपन, और 6 को इंक्लूड किया गया मतलब ऐसे डार्क, इसको डार्क कर दोगे। तो ये रहा आपका इंटरवल का डेमोन्स्ट्रेशन बेटा। तो जब भी आपका इंक्लूड नहीं होता, जैसे मान लो कि मैंने इसका दिखाया बेटा, तो भैया इसका दिखाएंगे -12 और प्लस का 10, और मैं ऐसे दिखाऊंगा, यहां पे होल लगा दूंगा और यहां पे इसको क्लोज कर दूंगा। मतलब जहां पे डार्क है मतलब वो इंक्लूडेड है, जहां पे डार्क नहीं मतलब वो नॉट इंक्लूडेड। तो इसको एक बार तमीज से लिख लेते भाई कि -12 और -10 के बीच में आप सर 12 पे ओपन कर रहे हो, मतलब 12 को इंक्लूड नहीं करो, और इस पे डार्क मतलब ये। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी। 5वां पार्ट आ जाते भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो प्लीज आप लोग मुझे बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोला भाई? राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। ओके लिख सकते भैया, सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्मेट में अगर हमें लिखना है तो यस वी कैन एब्सोल्युटली राइट डाउन। पर कैसे लिखेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई लिखेंगे भी तो पर कैसे लिखेंगे। सुनना, -3 से 0 के बीच में, मान लो कि एक एग्जांपल मैं समझाता हूं, -3 से 0 के बीच में, तो लिखूंगा कि एक सेट ए है जहां पे मेरा आउटपुट आएगा x, और x क्या है? -3 से 0 के बीच में। तो x मेरा एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है जो कि नेचुरल कह रहे हैं इंटीजर है, x मेरा एक इंटीजर है। नहीं भैया ये जो है ना -3 से 0, तो x मेरा एक रियल नंबर है, क्योंकि -3 से 0 के बीच में इंटीजर इंटीजर की केवल बात थोड़े कर रहा है। -3 से 0 के बीच में सारे हो सकते हैं ना, सारे हो सकते हैं ना, अगर कॉमन सेंस लगाओ तो। -3 से 0 के बीच में -2.9 भी हो सकता है, तो एक रियल नंबर है, और कह रहा है कि ये अपने पास आएगा -3 से x 0 के बीच में, समथिंग लाइक दिस। खत्म, देख लीजिए। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद है कि आपको बाकी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। What यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग। ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सेट आप प्रपोज करोगे? द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो भैया यूनिवर्सल सेट में केवल मैं ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर सारे राइट एंगल ट्रायंगल आते हैं। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, देख रहे हो दोनों उसमें आ जाएगा बेटा, ट्रायंगल की कैटेगरी में दोनों ही आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट के तौर पे मैं ट्रायंगल रखूंगा जिसकी कैटेगरी में ये दोनों तरीके के ट्रायंगल आ जाएंगे। अब 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। 8th नंबर के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है भाई। गिवन सेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग में कंसीडर टू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द 3। भैया यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें तीनों के एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। भाई देखता हूं कि क्या हो रहा है। 1 3 5 2 4 6 0 आ रहा है। तो भैया पहले मैं स्टार्ट करता हूं, कोई भी एक उठा लेता हूं कि चलो भाई 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 3 5 इसके अंदर है, 1 3 5 है सर, 2 4 6 भी है। ये देखता हूं 0 है सर, 2 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है, मतलब रिजेक्टेड। ये तो बिल्कुल नहीं होगा बॉस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा जी और आगे बढ़ते हैं। बेस में 0 नहीं मतलब रिजेक्टेड। केवल थर्ड आ रहा है जो हमारे पास एक ऐसा सेट है
जिससे इन तीनों को बनाया जा सकता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिससे बाकी के सेट बने हुए हैं, या इन सभी के एलिमेंट को कंबाइन करके एक सेट ऐसा बनाया गया है जो इन तीनों के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ। होपफुली ये बात समझ में आई होगी बेटा। अब आगे एक्सरसाइज 1.4 पे और इसके बाद से 1.5 एंड देन सीधे मिसलिनियस। ठीक है भाई, 1.4 में देखते क्या बात किया गया। फाइंड द यूनियन सेट ऑफ द फॉलोइंग। भैया अब ऑब्वियस ही बात है, यूनियन सेट बनाना है तो दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं x यूनियन y। भाई क्या क्या करना पड़ेगा, 1 दोनों जगह पे कॉमन था भाई, 3 जो है वो भी है और 2 है। मेरे हिसाब से तो ये बन जाएगा, देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 एंड 5 चेक कर लीजिए बेटा। दिस इज गोइंग टू बी द यूनियन सेट। भैया यूनियन सेट वो सेट होता है जो दोनों के एलिमेंट को कंटेन करता है। यूनियन सेट वो सेट होता है जो दोनों के एलिमेंट को एक साथ कंटेन करता है। अब बोला कि ए आई ओ यू और ए बी सी। भाई अगर इसका मैं बनाने की कोशिश करूं, लेट से कि अगर इनके बनाने की कोशिश करूं, यहां पे मेरे हिसाब से कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए था। तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा भाई, पहली बात तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यू आ जाएगा। होपफुली बहुत बेसिक बात है जो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1 वाले पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, सीधे आगे बढ़ते हैं 2 वाले पे देखते हैं कि भैया ए में है ए बी, बी में है ए बी सी, तो क्या ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? क्या ए बी इसके एलिमेंट से उठाया गया? तो जवाब है यस। हाँ जी सर होगा, यस ये है। तो ए यूनियन बी बताओ भैया। अब ए यूनियन बी तो बी ही आएगा ना, अगर मेरा देखा जाए तो ए यूनियन बी क्या आएगा भाई, चूंकि ए जो है बी के अंदर से ही बनाया गया तो ए बी सी काफी है भाई, ए बी सी काफी है, ए को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि ए अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी हमारे पास जो आता है वो सेट बी आ जाता है। तो ये सेट बी के बराबर ही आ जाता है। बहुत बढ़िया सवाल था, लेकिन मजा आया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज द ए यूनियन बी? भैया ए यूनियन बी जो होगा वो बी के बराबर होगा। ऊपर वाले सवाल की ही बात कर रहा है, ऊपर वाले सवाल की ही बात कर रहा है, बात खत्म। अब कह रहा है 4th नंबर की ए बी सी दिया गया, ये छोटी छोटी चीजें ये स्किप कर रहा बेटा। ये मुझे पता है कि तुम लोग को यूनियन और इंटरसेक्शन अगर मैं 2 जगह पे निकलवा दिया तो ये बात आराम से निकाल लोगे। तो ये दीज आर द हाईली बेसिक वन, जो कि मैं बहुत एक्स्ट्रा टाइम इसमें खर्च नहीं करना चाहता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? भाई डिसजॉइंट का मतलब होता है कि 2 सेट के बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी ना है, नो इंटरसेक्शन, नथिंग इंटरसेक्शन भाई। वेन डायग्राम के हिसाब से कुछ भी कॉमन ना हो, कॉमन एरिया ना हो, यानी दोनों के सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करे। अब कह रहे कि 1 2 3, दूसरा देखते भाई। x एक नेचुरल नंबर जो कि 4 से 6 के बीच में भाई, तो 4 5 6। अब प्लीज आप समझो कि ये दोनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन है। यस भैया कॉमन है, दैट इज 4। तो भैया इनके बीच में जो इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है वो दे रहा 4 के बराबर। कितना दे रहा भाई? 4 के बराबर। कि भी हमारे पास जो दोनों सेट का इंटरसेक्शन है वो 4, मतलब ये डिसजॉइंट तो नहीं है। तो इसका जवाब आ जाएगा नो। अगर डिसजॉइंट होता है तो उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, इनके बीच में कॉमन आ रहा है, इनके बीच में इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ई का, ई का आ रहा है, करेक्ट। मतलब भाई ये भी नो जवाब दो। डिसजॉइंट का मतलब नो सर, डिसजॉइंट का मतलब भैया होना चाहिए कॉमन, चूंकि नहीं आ रहा मतलब नो लिख दिया। एक्स एक इवन इंटीजर है और एक्स एन ऑड इंटीजर है। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो जवाब हो जाएगा यस। यस इसके बीच में इंटरसेक्शन हमारा 5 है सर, क्योंकि कॉमन होगा ही नहीं कुछ, तो हमारे पास जवाब हो जाएगा यस कि दिस इज अ डिसजॉइंट सेट। 9th क्वेश्चन पे आते भाई कि 9th क्वेश्चन अब बोला कि आपको क्या करना बेटा, a माइनस बी का मतलब होता है डिफरेंसेस ऑफ सेट। अब इसका सीधा मीनिंग समझना कि भाई a माइनस बी कैसे निकाला जाए। तो आप a के एलिमेंट में से b के सारे एलिमेंट को रिमूव कर दो, b के वही एलिमेंट रिमूव करो जो a के अंदर है तभी। अब मैं क्या करने वाला देखो, a और b को अंडरलाइन कर लेता हूं। ये रहा मेरा a, ये रहा b। 4 क्या इसके अंदर है? 4 इसके अंदर है भाई, नहीं है मतलब रिमूव ही नहीं करना है। 8 इसके अंदर है, 8 नहीं है सर। 12 इसके अंदर है, रिमूव कर दिया, 12 को भी रिमूव कर दिया सर, ये हो चुका है, इसको चेक कर चुके हैं। 16 इसके अंदर है, नहीं सर, तो रिमूव करने की नीड ही नहीं, वो पहले से रिमूव्ड है। 20 इसके अंदर है, भैया पहले से रिमूव्ड है। तो मुझे लगता है कि अगर 12 को रिमूव कर दोगे तो a माइनस बी का जवाब आपको पता चल गया कि भैया केवल 12 को छोड़ के बाकी सब होगा। तो कोई भी आपके पास डिफरेंसेस ऑफ सेट निकालते हो तो आप क्या करते हो कि उस गिवन सेट से जिसको निकाल रहे हो उसके जो जो एलिमेंट दिख रहे हैं केवल उसको रिमूव करो, जो नहीं दिख रहे हैं वो तो ऑलरेडी रिमूव्ड है। आप मीनिंग समझ रहे हो बेटा? मान लो कि ये 4 इसमें नहीं दिखा तो भाई इसका मतलब है कि 4 इससे पहले ही से निकाला जा चुका है। 8 नहीं दिख रहा मतलब 8 निकाला जा चुका है। 12 दिख रहा मतलब 12 को मुझे निकालना पड़ा। 16 नहीं दिख रहा मतलब 16 पहले से रिमूव्ड है। 20 नहीं दिख रहा मतलब 20 पहले से रिमूव्ड है। तो डिफरेंसेस का मीनिंग आप लोगों को भाई मक्खन की तरह क्लियर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि अगर ए बी सी डी और एफ बी सी डी दिया गया तो एक्स माइनस वाई निकालो भाई, एक्स माइनस वाई निकालो। चलो भाई देखते हैं, क्या एफ यहां पे है? नहीं। बी यहां पे, बी को हटा दो सर। डी यहां पे, डी को हटा दो सर। जी नहीं, तो भाई ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपने पास ए कॉमा सी। तो होप सो कि ये भी भाई बात आपको समझ में आ रही होगी कि डिफरेंसेस ऑफ सेट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इजी थिंग। चलो अब अपने पास देखो यार, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 जो है अगेन वही पुरानी घिसी पिटी बात कर रहा है, डिफरेंस निकलवा रहा है। अब देखो ये क्या है, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू? भी हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी क्यू पे ऐसे लगा देता हूं जिसको मैं लिखूंगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगर रियल नंबर में से रेशनल को निकाल लोगे तो क्या बचेगा बॉस? देखना, इरेशनल नंबर ही तो बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर ही तो बचेगा। लॉजिक बड़ा सिंपल था, क्वेश्चन हो गया बॉस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखते भाई, 3 और 6 कुछ भी कॉमन है क्या? 3 कॉमन है, मतलब भाई अगर कॉमन है तो डिसजॉइंट कहां हुआ? तो जवाब हो जाएगा फॉल्स। अच्छा जी, इन दोनों में क्या डिसजॉइंट की बात कर रहा है? ए कॉमन, अरे भाई कॉमन बहुत सारा मिल रहा है, जब भी कॉमन मिल गया तो भाई डिसजॉइंट तो बिल्कुल नहीं होना है, कॉमन नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए। इन दोनों को देखता हूं भाई, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 11 भाई ये बात कर रहा है इवन की, ये बात कर रहा है ऑड की, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब यस ये ट्रू है सर। डिसजॉइंट का मतलब कॉमन नहीं है। 3 7 11, 3 7 11 कॉमन है क्या? नहीं, तो भैया ये भी हो जाएगा ट्रू। डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन ना है। अब यार ये आपके एक्सरसाइजेस के टर्म में आखिरी एक्सरसाइज है, देन मिसलिनियस पे भी कुछ सवाल करा दूंगा। अब देखते हैं भाई क्या क्या बातें की गई हैं। तो सेट यू जो है वो दिया गया, ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि भाई आप यूनिवर्सल सेट से इस सेट के एलिमेंट को रिमूव करो भाई। चलो भाई देखते हैं सेट ए क्या क्या है। तो भैया सेट ए में है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 5 6 7 8 9 बचेगा, 5 6 7 8 9। होपफुली आपको कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग समझ में आएगा कि भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है कि यूनियन सेट से जिस सेट की बात करो उसको रिमूव कर दो, उसके एलिमेंट को रिमूव कर दो। तो मुझे लगता है कि ये तो अब लप्पू चीज होगा कि यूनियन लेने के बाद कॉम्प्लीमेंट लेना इस इजी टास्क भाई, अभी हो जाएगा। यू जो है वो दिया गया, कॉम्प्लीमेंट निकालना है भाई। कॉम्प्लीमेंट वाला फंडा भैया आपने क्लियर कर दिया, मुझे नहीं लगता कि इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट। भाई कॉम्प्लीमेंट का फंडा क्लियर है हमारा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आप उस सेट के एलिमेंट को रिमूव कर दो, गिवन सेट के एलिमेंट को रिमूव कर दो, बात खत्म। अगर मैं मान लो कि सेट दिया गया ए के बराबर, तो यू माइनस ए हो जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट। होपफुली आपको ये बहुत बेसिक चीज थी जो समझ में आ गई कि यूनिवर्सल सेट में से आपको उसके एलिमेंट को रिमूव करना है, दैट्स इट। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते भाई, 5 पे देख लेते, 6 पे, 7 पे। यू दिया गया, अगेन वो कॉम्प्लीमेंट वाला फंडा, तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। आपको पता है कि अपने पास केवल उस सवालों को कराने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी फिलहाल प्रोएक्टिव हूं जिसपे एक्चुअल में दिमाग लगा सकता है। 5वें क्वेश्चन में शायद आप स्टक हो जाओ, क्योंकि वेन डायग्राम की बात क्या हुआ, कह रहा है कि अपने पास वेन डायग्राम से इनको बताओ भाई। अब देखो ये क्या है भाई, पहले तो मुझे 2 सेट बनाने हैं, ए और बी बना लिया भैया। ए यूनियन बी कौन सा होगा भाई? तो भैया ए यूनियन बी हो जाएगा ये ग्रीन कलर वाला एरिया, ये ग्रीन कलर वाला एरिया हो जाएगा ए यूनियन बी। अब कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल सेट से निकालेंगे तो बचाएगा कौन भाई? अब ये बचाएगा इसका बाहर बार का हिस्सा। तो भैया आप ये कह दो कि अब ये वाला जो हिस्सा है जिसको आप सेडेट कर रहे हो, ये हिस्सा देगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए यूनियन बी जो आपने बनाया उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट का सारा बचा हुआ। तो भैया ये जो हमारे पास ये कलर का जो हिस्सा है ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है कि आपको वेन डायग्राम का मामला बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। भाई देखो कितना आसान सी बात क्या हुआ है कि अपने पास u जो है वो अपने पास जितने भी एक प्लेन के अंदर ट्रायंगल एग्जिस्ट करते हैं उसकी बात कर रहा है। इफ a इज द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कि भाई एक एंगल इसका कम से कम 60 से तो अलग है भाई, 3 एंगल में से भाई एक एंगल 60 से डिफरेंट है, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भाई? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा कि भैया अब वो ट्रायंगल होंगे जिसमें कम से कम एक एंगल तो भाई 60 रखा हो। समझ रहे बेटा? भाई इसमें ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वन एंगल मस्ट हैव वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में जिसको रिमूव किया उसको वापस ले लो भाई। मुझे लगता है कि ये वापस से बहुत सिंपल सी चीज हो जाती है।
तो अब आ जाते भाई सीधे मिसलिनियस पार्ट पे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सुपर डुपर ओजीएस्ट पोर्शन भाई। पूरे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है भाई। देखते क्या है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर द सबसेट ऑफ अनदर। कौन किसका सबसेट है भाई, सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो क्या मिलेगा, क्विकली सॉल्व कर लेता हूं भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12 है ना, तो 6 2 12 होता है, तो 6x माइनस का 2x प्लस का 12 इक्वल टू 0। भाई ये बनाएगा x माइनस का 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 6 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 6 और 2 आ गई भाई। बहुत बढ़िया, x की वैल्यू 6 और 2 आ गई। तो भी यहाँ से दो आउटपुट आ रहा है, सेट का जो आउटपुट आ रहा है, सेट ए जो आ रहा है वो आ रहा है एक तो 2 और दूसरा आ रहा है 6। बहुत बढ़िया। अब b जो है वो कुछ ऐसा दिया गया, c जो है कुछ ऐसा दिया गया और d जो है कुछ ऐसा दिया गया। मैं सीधे देखूं तो भैया a जो है वो b के अंदर से बनाया जा सकता है, मतलब कुछ ऐसा सिंबल। b जो है वो c के अंदर से बनाया गया भाई, अरे वाह, तो भाई कुछ ऐसा सिंबल। और d जो है वो a के अंदर से बनाया गया। मालिक ये तो गजब ही हो गया, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज आ गई कि d जो है वो a से निकाला गया है, a जो है वो b से निकाला गया है, b जो है c से निकाला गया। तो दिस इज अल्टीमेट रिलेशन जो कि आप इस क्वेश्चन में वैलिडेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते भाई कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कि बोला कि अगर x a का एलिमेंट है और a जो है वो b का एलिमेंट है तो x b का एलिमेंट होगा। भाई क्या बकवास कर रहा है, x a का एलिमेंट है और a है वो b का एलिमेंट है। भाई ये क्या है, x a का एलिमेंट तब होगा ना जब a एक सेट होगा और सेट किसी दूसरे सेट का एलिमेंट है। मान लो कि 2 जो है वो सेट a का एलिमेंट है, तो मैं a कैसे लिखूंगा भाई, a ऐसे लिख सकता हूं भाई कि 2 4 6 ऐसे लिख दिया भाई। अब कह रहा है कि a जो है वो एलिमेंट ऑफ b है। भाई ये क्या बवाल है, इसका मतलब अब कह रहे हो कि सेट b जो है वो कुछ ऐसा होगा 1 2 4 6 ऐसे होगा मेरे मित्र, देखिएगा ऐसे होना चाहिए, 7 8 ऐसे कुछ ऐसा होना चाहिए तभी ऐसा होगा। तो कह रहा है कि x जो है वो b का एलिमेंट होगा, 2 इसके अंदर का एलिमेंट है क्या, नहीं भैया ये एलिमेंट है, ये पूरा पूरा एलिमेंट है ये, तो ये तो पूरी तरीके से फॉल्स, पूरी तरीके से फॉल्स भाई। चेक कर लो, ये बहुत छोटी छोटी एनालॉजी है बेटा जो इस पे आपको काम करना है। होपफुली आपको ये एनालॉजी समझ में आ रही होगी, एम आई राइट? क्या आपको ये बहुत बेसिक सी बात समझ में आ रही बेटा? दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इजी, बेसिक सी बात। क्योंकि भाई देखो गेम ऐसा है कि अपने पास a जो है, x जो है वो a का एलिमेंट बोल रहा है, x क्या बोल रहा है बेटा कि भाई वो a का एलिमेंट है। अच्छा जी, a का एलिमेंट है और a खुद किसी का एलिमेंट है। भाई ऐसे थोड़े होगा, सेट किसी का एलिमेंट बन रहा है तो पूरा वो सेट के अंदर से होना चाहिए ना। तो मैंने एग्जैक्टली उसी पैटर्न में इसको लिखा हुआ है। होप सो कि ये बात बहुत मक्खन की तरह आपको क्लियर हो। अब भाई दूसरे वाले पे आते हैं कि a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। क्या बोला बेटा कि a जो है हमारे पास प्रॉपर सबसेट ऑफ b है, और दूसरा क्या बोला, b इज द एलिमेंट ऑफ c। तो कह रहे कि a इज एलिमेंट ऑफ c। भैया ये वाली बात हमें थोड़ी सी बारीकी से देखनी पड़ेगी, ये वाली बात को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समझना कि भाई पहले वाली बात तो समझा दी आप लोगों को, ये रीच कर दूं क्या? चलो यहां पे कर देता हूं भाई, दूसरे वाले को सारे कराने की नीड नहीं है। सुनना कि a इज द सबसेट ऑफ b। मान लो कि a जो है वो अपने पास है 1 2 3 मान लिया भाई, और b कौन सा भाई, b है 1 0 1 2 3 एंड 5 ऐसा ले लिया। अब कह रहे कि ये जो b है ना वो c का एलिमेंट है। भाई ये क्या बकवास है, मान लो कि मैंने ले लिया अपने पास a 0 1 2 3 एंड 5 ये, और फिर मान लो मैंने ले लिया b और c ले लिया ऐसे। अब कह रहा है कि a जो होगा क्या वो c का एलिमेंट होगा। भाई c का एलिमेंट बनने के लिए पूरा पूरा a थोड़े है सर, ये पूरा पूरा a थोड़े, a तो 1 2 3 है और 1 2 3 एज ए एलिमेंट नहीं है, तो ये भी हमारे पास निकला पूरी तरीके से फॉल्स। प्लीज ये दोनों स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करेगा कि भैया ये दोनों स्टेटमेंट हमारे साइड से तो फॉल्स निकल कर आ गए। और सेम अगर ये एनालॉजी आप बाकी के पार्ट्स में अप्लाई करोगे तो होप्स हो कि बहुत आसानी से इसको आप क्रैक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर आपके 3 की तरफ आते हैं कि भैया 2 इजी था। ए बी सी हमारे पास 3 ऐसे सेट दिए गए जहां पे A यूनियन B बराबर A यूनियन C है और A इंटरसेक्शन B बराबर से A इंटरसेक्शन C दिया गया है। तो बोल रहा है कि भाई B और C को आपको बोल प्रूफ करना है क्या दोस्त, इक्वल सेट। अच्छा जी, इक्वल सेट प्रूफ करना है तो लेट से काम करते हैं कि A जो है वो अपने पास क्या है दोस्त, यूनियन B के साथ और A यूनियन C के साथ है। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं कि A B C में हमारे पास सबसे पहले X को ना एक एलिमेंट मान लेता हूं B का। मान लो भाई ऐसा कि x इज एन एलिमेंट ऑफ b।
ठीक है भैया, अगर x एक एलिमेंट है b का तो इसका मीनिंग तो ये भी है ना कि x जो होगा वो एलिमेंट हो जाएगा a यूनियन b का, क्योंकि इसमें भी होगा। बहुत बढ़िया। और x जो होगा ऑल्सो x जो है वो एलिमेंट हो जाएगा a यूनियन b की जगह ना। अब देखो भाई प्रॉब्लम कहां पे कि भाई x को आपने माना कि वो एलिमेंट है b का, तो x एलिमेंट हो जाएगा a यूनियन b का। लेकिन a यूनियन b तो भैया बोल रहा है कि a यूनियन c के बराबर है। ये कह रहा है कि a यूनियन c के बराबर है, दोनों इक्वल सेट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x जो होगा वो एलिमेंट हो जाएगा a यूनियन c का? ऐसा बोला जा सकता है क्या? कॉमन सेंस लगाइए, क्या ऐसा बोलना उचित होगा? तो जवाब है यस सर, कि x जो है वो a यूनियन c का एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि x जो है वो a का एलिमेंट है और x जो है वो c का एलिमेंट है। इससे दो रास्ते निकलते हैं कि x जो होगा या तो a का एलिमेंट होगा या x जो होगा वो c का एलिमेंट होगा। ये दो रास्ते निकलते हैं बॉस, ये दो रास्ते निकलते हैं। अब यार यूनियन में जरूरत थोड़ी है कि दोनों के अंदर हो, किसी एक के अंदर हो सकता है या दोनों के अंदर हो सकता है, दोनों के अंदर हो सकता है भाई। अब यहां पे मेरे पास वैलिडेशन जो चाहिए वो इस बिहाफ पे चाहिए राइट हैंड साइड का, कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर जाते हैं कि भाई x जो है वो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है a का या तो c का। अब यहां से मैं केस बना लेता हूं कि इफ x इज अ एलिमेंट ऑफ a, अगर x एलिमेंट ऑफ a है तो ध्यान देंगे कि x एलिमेंट ऑफ a की वजह से क्या होगा बेटा कि भाई x अगर केवल a का एलिमेंट है तो a इंटरसेक्शन b में क्या हमारे पास x एलिमेंट होगा b का। देखना कि x हमारा जो है एलिमेंट ऑफ a है बे, लेकिन आपने शुरुआत में तो x को एलिमेंट ऑफ b माना था, यानी यहां से रूट स्टार्ट हुआ था, दो हिस्से आए थे, इसका केस 1 आपने लिया था। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ c, सॉरी a। तो इन दोनों से तो ये भी कह सकते हो कि x इज एलिमेंट ऑफ b a इंटरसेक्शन b, दोनों में ही कॉमन है, ऐसा बोला जा सकता है। पर हमें पता है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो a इंटरसेक्शन c के बराबर है। भाई ये क्या बवाल है यार। तो आप कह रहे हो कि x जो है वो a इंटरसेक्शन c है, इसका मतलब है कि x जो है वो a के अंदर भी है एंड x जो है वो c के अंदर भी है। मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। और ये कब पॉसिबल होगा बॉस, ये कब पॉसिबल होगा भैया? केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब x कह रहा है कि वो b का एलिमेंट है, x c का एलिमेंट है। तो ये केवल और केवल उसी सिनेरियो में पॉसिबल हो सकता है जब b जो है वो प्रॉपर सबसेट हो जाए c का। ये बात याद रखना, ये याद रखना, क्योंकि c कितना बड़ा है मेरे को नहीं पता, लेकिन b मस्ट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ c। अब भैया इस बात को थोड़ा समझते हैं, हमें इसको अगर प्रूफ करेंगे वापस, अगर रिवर्स ऑल्सो ये भी होगा ना, तो उल्टा भी कि भैया c हो जाएगा सबसेट ऑफ b। अगर इन दोनों को कंबाइंड बोला जाता तो बेटा इसको बोलते हैं b इक्वल टू c। ये मैथमेटिक्स में जब आप इस तरीके से ऑपरेशंस करते हो तो इसको कंबाइंड बोलते हैं b इक्वल टू c, यानी b और c जो होंगे वो इक्वल सेट बन जाते हैं। कुछ लोगों को शायद ये वाली बात चमकने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको किसी एग्जांपल्स के थ्रू करोगे बेटा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इफ यू आर गोइंग विद द एग्जांपल्स दिस इज गोइंग टू बी सुपर इजी बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यार देख लेते हैं कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए। सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, कि भाई ये जो 4 कंडीशन है वो इक्विवेलेंट है या चारों बराबर आउटपुट देंगे। तो पहली बात तो क्या आप ऑपरेशंस जो कर रहे हो एनालॉजी के साथ कर रहे हो या एग्जांपल के साथ, डिपेंड करता है। मैं यहां पे लेता हूं कि a जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ b है, इससे स्टार्ट करते हैं बेटा। तो भाई क्या करते हैं कि अगर मैं मान लो कि पॉसिबल सपोज हो सकता है कि a माइनस बी में कुछ भी आपका कॉमन नहीं आ रहा हो, a माइनस बी करता हूं और कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, मतलब 5, भैया पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आपने बोला कि a जो है वो सबसेट ऑफ b है, तो a माइनस बी का 5 आना तो मुश्किल है भाई, नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो x नॉट बिलोंग्स टू b। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप ऐसे समझना कि अगर मैं a माइनस बी करता हूं ये 5 हो सकता है, क्या कुछ भी ना है? ऐसा हो सकता है बेटा कुछ भी ना है? ये कैसी बात कर रहे हो? अगर आपने बोला a जो है वो b के ही एलिमेंट से बनाया गया है, तो b के सारे एलिमेंट को अगर आप निकाल देते हो, b के सारे एलिमेंट a से निकाल देते हो तो कुछ बचेगा, a माइनस बी कुछ बचेगा। तो मैं ये सिनारियो लेकर चल रहा हूं, ये केस पहला मानकर चल रहा हूं बेटा कि इफ पॉसिबल, मान लो कि a माइनस बी है जो नॉट इक्वल टू 5 है, यानी हमारे पास क्या हो रहा है भाई, इसका मतलब है कि x अगर a से बिलोंग कर रहा है और x हमारे पास b से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि a जो होगा वो
सबसेट ऑफ बी बनेगा, ए जो होगा वो सबसेट ऑफ बी बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हालांकि इस क्वेश्चन में एनालॉजी बहुत सिंपल है, जो कि आप लोग अंडरस्टूड कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये चारों पोर्शंस आपके पास एग्जांपल लेके भी समझोगे तो ये इजीली बन जाएगा। तो एक चीज मैं आप लोगों को एज अ प्रैक्टिस होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से बनता हुआ नजर आएगा। मैं यार आपको ले चलता हूं वहां पे जहां पे आप शायद स्टक होते हुए नजर आओ। सिंपल क्वेश्चन पे भी नहीं ले चलेंगे, आपको वहां ले चलता हूं जहां पे शायद आप स्टक हो जाओ। यस, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, सो दैट कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो नीड नॉट टू इंप्लाई, जरूरी नहीं कि बी सी के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है बॉस, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं मान लेता हूं कि x जो होगा वो एलिमेंट ऑफ a है। क्या है दोस्त? x इज एलिमेंट ऑफ b, या a इंटरसेक्शन b मान लेता हूं। x जो है वो a इंटरसेक्शन a b का एलिमेंट है। इसका मतलब है कि x जो होगा वो a के अंदर भी होगा एंड x जो होगा वो b के अंदर भी होगा। ये भाई कंफर्मेशन मिल गई हमें। अच्छा जी, लेकिन 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 भाई a इंटरसेक्शन c भी दिया हुआ है, ये जो है a इंटरसेक्शन c दिया हुआ है। तो आप कह रहे हो कि x जो होगा वो एलिमेंट ऑफ a होगा एंड x जो होगा वो एलिमेंट ऑफ c होगा। ये भी बात ट्रू है, ये भी बात ट्रू है। x जो है वो b का एलिमेंट है, x जो है वो c का एलिमेंट है। तो क्या यहां पे हमारे पास एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि b और c जो है वो एनी हाउ आपके क्या हो जाए दोस्त, भैया वो बराबर हो जाए? हाँ सर, ऐसा सिचुएशन बनना तो पूरी तरीके से जायज है, ये बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास ऐसा प्रूफ करने की नीड आपको थी बेटा। आई एम श्योर कि इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जिसमें आपको प्रूफ करने की नीड बन सकती थी। पर स्टिल यार, व्हाट इफ अगर मैं इसको एग्जांपल से लूं? चलो एक काम करते हैं, इसको ना एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ा और आसान होगा, थोड़ा और इजी होगा। तो ए को मैं मान लेता हूं कोई एलिमेंट, मान लो 0 और 1 ले लो, ठीक है भाई। एक बी को ले लेता हूं, मैं सरप्राइजिंगली इसको थोड़ा वैलिडेट करता हूं कि सही से अगर हमने एलिमेंट लिए तभी जाकर ये फ्रूटफुल होगा बेटा। तो ए को मैंने ले लिया 0 1, बी को मैं ले लेता हूं मान लो 0 2 3, ठीक है 0 2 3 ले लेता हूं, 0 2 3 ले लेता हूं, और सी को ले लेता हूं मान लो कि मैं 0 4 5। मैं रैंडम कोई भी ले रहा हूं। अब आप ये सोचोगे भैया ये कैसे लिया आपने, क्या सोच के लिया, मुझे नहीं पता, रैंडम। एक चीज तो इंस्टिंक्ट मेरा क्लियर था कि अगर x जो है वो a इंटरसेक्शन b है और a इंटरसेक्शन c है, तो x तीनों के अंदर होगा। तो एक एलिमेंट मैंने ऐसा रखा जो तीनों के अंदर है भाई, ये मैंने दिमाग पहले से लगा लिया था, बाकी कुछ भी अब्रप्टली मैंने इधर उधर कर दिया। अब देखो भाई क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में LHS पे अगर देखो, दिमाग लगाओ कि भैया क्या कह रहा है कि अगर आपका a इंटरसेक्शन b जो है वो a इंटरसेक्शन c के बराबर है। भैया बिल्कुल दिख रहा है यार, a और b का जो इंटरसेक्शन है, a और b का इंटरसेक्शन है वो कितना आ रहा है दोस्त, वो आ रहा है केवल और केवल 0। अच्छा जी, और a और c का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, भैया ये भी केवल 0 आ रहा है। पर क्या b और c बराबर है? तो जवाब है नो सर। देख रहे हो, क्लियर एनालॉजी हमें दिख गई कि भैया b और c बराबर नहीं है। तो आप ये 100% मे और मे नॉट का मतलब नीड नॉट टू इंप्लाई का मतलब होता है कि भैया ये 100% गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बस इस सीरीज में यार आज के कहानी में इतना ही। बहुत सारे सवाल और हैं जो कि मैं चाहता हूं कि यार इन सवालों पे आप थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से लगाओ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो इस आज के कंप्लीट एनसीईआरटी इस चैप्टर के सॉल्यूशन की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूं आप लोगों से आपके अगले चैप्टर के धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, इस तरह मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।